Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। रात 10 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत। और खबर की शुरुआत छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में 15 निकायों में 20 दिसंबर को चुनाव है। कुल 370 वार्डों के लिए 1666 अभ्यर्थियों ने नामांकन भरा था। सोमवार को नाम वापसी के आखिरी दिन 300 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। दोनों दलों के दिग्गजों का पूरा जोर खास तौर पर 4 निगमों में हो रहे चुनाव में बागियों को मनाने पर रहा। दोनों पक्षों के दिग्गजों की तमाम कोशिशों के बावजूद कांग्रेस और भाजपा के कुछ बागी अब भी निर्दलीय के तौर पर चुनाव मैदान में डटे हैं। वैसे अब भी दोनों पक्षों की जीत को लेकर दावे बरकरार हैं, लेकिन सवाल यह है कि असल में कौन सा पक्ष अपने बागियों को मनाने में कामयाब रहा। छत्तीसगढ़ के 15 निकायों में हो रहे चुनाव के लिए नामांकन वापसी की आखिरी तारीख को सभी निकायों में कांग्रेस और भाजपा के बड़े नेता सक्रिय नजर आए। सत्ता पक्ष की तरफ से जिलों के प्रभारी मंत्री और स्थानीय विधायकों ने बागियों को मनाने के लिए घर घर दस्तक दी। बावजूद इसके कई निकायों में अब भी दोनों पार्टियों के बागी चुनावी मैदान में डटे हैं। 15 निकायों के 370 वार्ड के लिए कुल 1666 अभ्यर्थियों ने नामांकन जमा किया था। इनमें से 14 नामांकन गलत या अधूरी जानकारी की वजह से खारिज कर दिए गए। नाम वापसी के अंतिम दिन 300 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने अपना नाम वापस ले लिया। भाजपा और कांग्रेस ने भिलाई, रिसाली, चरौदा और बीरगांव नगर निगम में बागियों को मनाने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत की। भिलाई नगर निगम में सबसे ज्यादा 439 अभ्यर्थियों के नामांकन भरे गए थे। इनमें 100 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आज अपना नामांकन वापस ले लिया, लेकिन MIC के मेंबर सुशन लोगन, पूर्व पार्षद जानकी साहू और दिनेश साहू ने अपना नाम वापस नहीं लिया। भाजपा ने वार्ड नंबर 19 के लिए अजितेश सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन उन्होंने भाजपा के बागी रामानंद मौर्य का समर्थन करते हुए अपना ही नाम वापस ले लिया। बीरगांव नगर निगम में कांग्रेस के 6 बाकी अभ्यर्थियों में से 4 को मना लिया गया है, जबकि 2 निर्दलीय तौर पर अब भी चुनावी मैदान में डटे हैं। बीरगांव में भाजपा के कई बागियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। रिसाली नगर निगम में भाजपा के 3 बागियों ने अपना नामांकन वापस लिया है। सारंगढ़ नगर पालिका में बागियों को मनाने के लिए मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम नेताओं के घर घर तक पहुंचे, तो इधर पार्टी मुख्यालय में PCC चीफ ने संबंधित जिलों के प्रभारी मंत्रियों और विधायकों से लगातार रिपोर्ट ली। सारंगढ़ में नगर पालिका का चुनाव हो रहा है और उस सिलसिले में हम लोग यहाँ पे आए हैं। इतना बड़ा पार्टी है, लोग बहुत हैं। उसमें कुछ संतुष्ट रहेंगे, कुछ असंतुष्ट रहेंगे। जो लोग असंतुष्ट हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं, बातचीत करके रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे हैं। प्रत्याशी थे जो डमी के रूप में भरे हुए थे, उनका फॉर्म वापस किया गया है। 2 आदमी ऐसे हैं जो बागी लड़े के मन बना ले हैं, वो मतलब मनाए के प्रयास करें पर मन नहीं मानिस, तो ऐसे लगा था कि अब वो मानने पर तैयार नहीं। अब नाम वापसी के समय भी खत्म हो गए। वहीं बागियों को मनाने के लिए अब भी कांग्रेस और भाजपा के अपने अपने दावे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि हम अपने सभी लोगों को मना लेंगे, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का दावा है कि निकाय चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन बेहतर होगा। जितने भी बागी आवेदन किए हैं उनको हम मनाने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार संगठन के पदाधिकारियों से, अन्य नेताओं से हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की मंशा होती है कि वो उनको टिकट मिले, मगर अगर 10 मांगते हैं तो टिकट एक ही को मिलेगा। नगरीय निकाय चुनाव के बाद तैयारी हो गई, सब फॉर्म भर दिए गए, प्रभारी नियुक्त हो गए और कुल मिलाकर पूरे छत्तीसगढ़ में 15 स्थानों में अलग अलग नगरीय निकाय के जो चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उसमें बेहतर प्रदर्शन करेगी। नामांकन वापसी के अंतिम दिन दोनों दलों के दिग्गजों के तमाम प्रयासों के बाद भी सभी बागियों ने नाम वापस नहीं लिए। इन्हें मनाने के लिए अंतिम दिन तक प्रयास जारी रहेगा। अब बारी है जनता दरबार में पहुंचकर वोट मांगने की। वैसे बागियों को मनाने और जीत को लेकर दावे अब भी जारी हैं। किसका दावा खरा है ये देखना होगा। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज शाम वाराणसी के लिए रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री कल यूपी के बस्ती जिले में किसान सम्मेलन में शामिल होंगे। वहां किसानों से चर्चा करके वे उनकी समस्याएं जानेंगे। इस सम्मेलन के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वाराणसी में ओबीसी और व्यापारी वर्ग के लोगों से भी चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस का चीफ ऑब्जर्वर बनाए जाने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार वहां का दौरा कर रहे हैं। वे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ आधा दर्जन से ज्यादा सभाओं में भी शामिल हो चुके हैं। वाराणसी में कई राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री शाम को वापस रायपुर लौट आएंगे। अब वाराणसी तो भगवान भोलेनाथ के जगह है, वहां जा रहे हैं और कुछ और भी राजनीतिक कार्यक्रम भी होंगे। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास रायपुर पहुंचे। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस की ओर से गांधी मैदान में आयोजित भारत की इंदिरा नामक चित्र प्रदर्शनी में शामिल हुए श्रीनिवास ने कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बुलाया। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने टीवी के सामने आकर कृषि कानून की तारीफ की और टीवी पर ही बिल वापस लेने का भी ऐलान भी किया। केंद्र सरकार टेलीविजन की सरकार है। उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानूनों की वापसी से देश के अन्नदाताओं की जीत हुई है। आंदोलन में 700 किसानों ने जान गंवाई, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? केंद्र सरकार से उन्होंने मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। बीवी श्रीनिवास ने युवा कांग्रेस में चुनाव को लेकर कहा कि अभी महाराष्ट्र, तमिलनाडु, झारखंड और मेघालय समेत कई राज्यों में युवा कांग्रेस के चुनाव की तैयारी चल रही है। छत्तीसगढ़ में भी चुनाव को लेकर जो तारीख आएगी उसकी घोषणा करेंगे। उन्होंने युवा कांग्रेस को पीसीसी के सदस्यता अभियान से जुड़कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को कांग्रेस से जोड़ने का लक्ष्य दिया है। सरकार को नाक के नीचे उनका दम घुटने का काम जो देश का अन्नदाता ने किया, सरकार को मजबूरी से उनको कानून वापस लेना पड़ा। मैं सरकार से एक मांग करना चाहता हूं, जो 700 जो किसान जो शहीद हुआ है उन परिवार लोग को भी मुआवजा मिलना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास जी का आज 1 दिवसीय दौरा रहा। इंदिरा गांधी जी के जीवन पर जो प्रदर्शनी यूथ कांग्रेस ने लगाई थी उसे देखने वो यहाँ आए थे। आने वाले समय में फिर आऊंगा और लोगों से मिलूंगा, संगठन को मजबूत करूंगा, ऐसा कहा है। और साथ ही साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के हाथ को मजबूत करते हुए सदस्यता अभियान को भी मजबूत करने का निर्देश उन्होंने दिया है। मुंगेरी नगर पालिका के कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्षद हेमेंद्र गोस्वामी की नियुक्ति हो गई है, जिसका आदेश नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने जारी कर दिया है। नए कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति पूर्व अध्यक्ष संतोलाल सोनकर को हटाए जाने के बाद की गई। आपको बता दें कि नाली निर्माण में भ्रष्टाचार मामले में कलेक्टर ने नगर पालिका में 6 दोषियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका सीएमओ, इंजीनियर, लिपिक, लेखापाल और ठेकेदार शामिल थे। कुछ दिनों पहले नगर पालिका अध्यक्ष ने सरेंडर कर दिया था, जबकि बाकी आरोपी अब भी फरार हैं। अध्यक्ष को अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद अब कांग्रेस पार्षद हेमेंद्र गोस्वामी को कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर बुलाई गई बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गड़बड़ी और भ्रष्टाचार को लेकर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। कई प्रोजेक्ट में गड़बड़ी और लापरवाही पर सीएम नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि भोपाल में स्मार्ट सिटी के कैमरे बंद पड़े हैं। उन्होंने सीसीटीवी का काम पुलिस को देने की बात कही है। मीटिंग में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, पीएस मनीष सिंह, कमिश्नर निकुंज श्रीवास्तव भी मौजूद थे। मीटिंग की शुरुआत में अफसर अपनी उपलब्धियां गिनाने लगे, लेकिन सीएम ने प्रोजेक्ट में कमियों को लेकर नाराजगी जताई। सीएम ने अफसरों से कहा कि प्रोजेक्ट के बारे में 20 घंटे लगे तो भी बैठूंगा, आप इसे पूरी तरह से बताइए। उन्होंने टेंडर को लेकर भी सवाल किए और कहा कि हमें प्राथमिकता तय करनी चाहिए कि पहले क्या करना है। सबसे पहले खराब सड़कें सुधारें। सीएम ने कहा कि स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट को लेकर हर सोमवार को रिव्यू मीटिंग करें। स्मार्ट सिटी है, बाकी शहरों में भी जाएंगे और उसमें जितना पैसा स्मार्ट सिटी में हमारे पास है वहाँ शहर की क्या प्राथमिकता है, उस प्राथमिकता के आधार पर वहाँ के जनप्रतिनिधियों के से चर्चा करके माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय करेंगे। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मामले पर आज जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन वक्त की कमी के चलते सुनवाई टल गई। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की डिवीजन पर ओबीसी आरक्षण से जुड़ी याचिकाएं फाइनल हियरिंग के लिए लिस्टेड थी, लेकिन नंबर नहीं आने की वजह से आज सुनवाई नहीं हो सकी। इधर ओबीसी आरक्षण के मामले पर पैरवी के लिए नियुक्त सरकार के विशेष अधिवक्ता ने कहा कि अगर याचिकाओं पर अर्जेंट हियरिंग नहीं की जाती है तो ओबीसी आरक्षण से जुड़ी याचिकाओं पर
नए साल जनवरी माह में ही सुनवाई हो पाएगी, क्योंकि ऐसी 55 याचिकाओं पर हाईकोर्ट को सभी पक्षकारों के वकीलों को तफसील से सुनना होगा। 5-6 दिन इन प्रकरणों की सुनवाई चलेगी, हो सकता है 15 दिन भी चले, क्योंकि 55 केस हैं और लगभग इशू तो सेम है, लेकिन अब 55 अधिवक्ताओं को तो सुनने के लिए यदि आधा घंटे का भी समय कोर्ट देगी तो इसमें लगभग 15 दिन का समय आप मान के चलिए कि प्रकरणों के निराकरण में लग सकता है। छत्तीसगढ़ में 14,580 पदों पर शिक्षकों की भर्ती के मामले में राज्य शासन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट के आज के निर्णय के बाद अब दोबारा राज्य स्तरीय नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। इससे पहले हाईकोर्ट ने बीते 9 सितंबर 2021 को नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। दरअसल याचिकाकर्ता ने कट ऑफ डेट के बाद उम्मीदवारों की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए शासन से जवाब तलब किया था। कोर्ट आज शासन के जवाब से संतुष्ट हुआ। शासन ने अपना जवाब प्रस्तुत करते हुए कहा कि हमने पूर्व में ही अपात्र उम्मीदवारों को छांट दिया है। बिलासा एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर एक बार फिर कवायद शुरू हो गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 3 सदस्यीय टीम नाइट लैंडिंग के साथ एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर विस्तृत सर्वे कर रही है। सर्वे के बाद रिपोर्ट छत्तीसगढ़ एविएशन डिपार्टमेंट को सौंपी जाएगी, जिसके बाद सुविधाओं के विस्तार पर फैसला होगा और अन्य महानगरों के लिए सीधी उड़ान और एयरपोर्ट के विस्तार के लिहाज से ये सर्वे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पहले हम इसको 3C IFR बनाएंगे, उसके बाद 4C IFR का भी प्लान करेंगे। तो ये जो टीम आया है ये 3 दिन रहेंगे, वो पूरे रिपोर्ट बना के ये देंगे सर्वे करने के बाद। उसके हिसाब से हम उसका रिपोर्ट के आधार पर हम उसको डेवलपमेंट का काम शुरू करेंगे। बहुत समय से ये पेंडिंग था, पैसे जमा किए जा चुके थे AI के पास। फाइनली वो टीम आई है। अभी फ़िलहाल नाइट लैंडिंग के हिसाब से कहाँ कहाँ उपकरण लगेंगे, कौन से प्रकार से काम करेंगे, ये सारा चीज अभी वो अपने सर्वे करके बताएंगे। कोरबा से एक बड़ी खबर मिल रही है। प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी है। शादी की बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि हत्या तक बात आ गई। प्रेमी के घर पर युवती की लाश मिली है। आरोपी प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दर्री थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी है। शादी की बात को लेकर कुछ विवाद हुआ था, तो प्रेमी के घर पर ही युवती की लाश मिली है। धीरज दुबे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। धीरज, क्या कारण रहा? आरोपी का क्या कहना है कि जो ये आरोपी है सुजान मलिक, ये अपना यहाँ पे अटल आवास में रहा करता था और यहाँ पे जो उसकी पास में ही रहने वाली एक मोनिका मंडल के साथ में इसका काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। और लेकिन जो प्रेमिका थी वो लगातार इसका शादी का दबाव बना रही थी और जो प्रेमिका थी वो इसी बात को लेकर के प्रेमी के घर में गई हुई थी और उस पर फिर वापस से शादी की बात करने की, जिसके बाद दोनों में विवाद हो गया। विवाद के बाद में उसने प्रेमी ने प्रेमिका के सिर पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। इस बात से घबराया जो प्रेमी है वो उसको वहां पे छोड़ करके भाग गया और जंगल में जाके छुप गया था। जब आसपास के लोगों ने सुबह घटना की जानकारी देखी तो उन्होंने पुलिस को इस बात की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को जो पास दबी बस्ती के जंगल है उससे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उस पूरे मामले की जांच की जा रही है। शुक्रिया धीरज इस तमाम बातचीत के लिए। और एक नजर बिग न्यूज पर। भारत दौरे को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि मुझे भारत का दौरा सबसे बहुत शानदार लगता है। खुशी हो रही है। पिछले साल दोनों देशों के बीच ट्रेंड में 70% की गिरावट हुई थी, लेकिन इस साल पहले 9 महीने में ट्रेंड में 38% की बढ़ोतरी देखी गई। आज हमने यहाँ जिन प्रोग्राम पर बात की है उन्हें पूरी तरह से लागू किया जाएगा, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग शामिल है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे पर बोलते हुए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा छोटी लेकिन अत्यधिक महत्वपूर्ण रही है। इस यात्रा के दौरान 28 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। महाराष्ट्र में कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से अपने पांव पसार रहा है। 2 और मरीज नए वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद
कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 10 हो गई है। हैरानी की बात तो यह है कि विदेश से लौटे दोनों ही लोग फाइजर वैक्सीन लगवा चुके हैं। वैक्सीनेशन कराने के बाद भी दोनों कोरोना संक्रमित पाए गए। कोरोना से मौतों पर पीड़ित परिवारों को मुआवजा न देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों को फटकार लगाते हुए मानवीय रुख अपनाने को कहा है, साथ ही लापरवाही न बरतने की बात कही है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक दंपत्ति ने अस्पताल प्रबंधन पर लड़के की जगह लड़की देने का आरोप लगाया। मां का कहना है कि उन्हें डिलीवरी के बाद बताया गया था कि लड़का हुआ है, लेकिन अब 2 दिन बाद उन्हें लड़की दी जा रही है। वहीं अस्पताल प्रबंधन अपनी गलती मानने से इनकार कर रहा है। क्या है पूरा माजरा, रिपोर्ट देखिए जरा आप। मुंह मीठा करवाओ, कहीं पैसा भी दे रहे हैं। 2 दिन बोले डॉक्टर मन की लड़का है और आज बोला था कि लड़की है। सुना आपने, इनका आरोप है इन्हें बेटा हुआ था, लेकिन अस्पताल प्रबंधन इन्हें बेटी थमा रहा है। ये पूरा मामला अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज का है, जहां एक माता पिता अपने बेटे के लिए गुहार लगा रहे हैं। माँ का नाम गीता है और पिता का नाम संतन है, जिन्हें 2 दिन पहले ही बेटा हुआ था। गीता के मुताबिक डिलीवरी के बाद स्टाफ ने उन्हें बताया था कि उसे बेटा हुआ है। उसने 2 दिन तक बच्चे को दूध भी पिलाया, लेकिन अब उसे लड़की दी जा रही है। कि आप बोल रहे हैं कि आपका लड़की है, 3.5 किलो के थे लड़का। लड़का खिलाए का करे रहे, कैसे करे वाला बता। खिलाए रहे ना, सुताए भी नहीं। 2 दिन तक अपन पास रखा। 2 दिन। वहीं बच्चे का पिता संतन भी बेहद परेशान है। वो डॉक्टर से बार बार कह रहा है कि उसे बेटा हुआ है और उसे वही चाहिए, बेटी नहीं। और अगर अस्पताल से उसे उसका बेटा नहीं मिलता तो वो थाने जाएगा। आज बोला था लड़का है, लड़की है, और 2 दिन बोले कि लड़का है, और 2 दिन हमन खिलाएं, टीका सीका सब कर लगवाएं। मैं लड़का चाहत हूँ और लड़का नहीं दही, तो थाना उना में सुना हूँ, मुर्दाई दाऊ कोनो लो बता हूँ। वहीं इस पूरे मामले में अस्पताल में खलबली मची हुई है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन अपनी गलती मान नहीं रहा। डॉक्टर का कहना है कि एक ही दिन में एक नाम की 2 महिलाओं की डिलीवरी हुई, जिसमें इस गीता को लड़की और दूसरी गीता को लड़का हुआ था। दूसरी गीता को उसका बेटा देकर डिस्चार्ज भी कर दिया गया, जबकि यहाँ भर्ती गीता की बच्ची को SNCU से बाहर ही नहीं निकाला गया। प्रबंधन इस मामले में कोई भी गलती होने से इनकार कर रहा है। बच्चा अगर किसी और का बच्चा अगर हम दे देते तो वो 2 दिन तक वेट थोड़ा ही करता है ना। मामला वो नहीं है, मामला सिर्फ रिलेटिव के कंफ्यूजन की वजह से है। अभी भी बेबी ऑफ गीता संतन हमारे उसमें है, इनबॉर्न यूनिट में, आप चेक कर सकते हैं। अब ऐसे में बड़ी गफलत है, क्योंकि मां का दावा है कि उसने जन्म के बाद बेटे को 2 दिन तक अपने पास रखा, तो वहीं डॉक्टर का कहना है कि उसे बेटी ही हुई थी। अब ऐसे में मामला गंभीर हो गया है। दंपति अपना बेटा लेने पर अड़े हैं। अब सवाल यही है कि कौन सच और कौन झूठ बोल रहा है। ऐसे में जांच के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी। अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथी प्रबंधन को लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें हाथियों के व्यवहार, रहन सहन पर अध्ययन किया जा रहा है। हाथी एक्सपर्ट्स के साथ PCCF आलोक कुमार और बांधवगढ़, उमरिया और संजय टाइगर रिजर्व के अधिकारी कार्यशाला में मंथन कर रहे हैं, जिसके बाद राज्य सरकार को भी रिपोर्ट भेजी जाएगी। यह रिपोर्ट जंगली हाथियों के रखरखाव के लिए फैसला लेने में मदद करेगी। टाइगर रिजर्व में हाथियों के आने को लेकर अब तक के घटनाक्रम पर प्रेजेंटेशन दिया गया। इसके बाद एक्सपर्ट की टीम ने हाथियों से प्रभावित इलाकों का जायजा लेकर लोगों की राय भी जानी। 2 साल पहले छत्तीसगढ़ और झारखंड के रास्ते बांधवगढ़ पहुंचे 40 हाथियों के झुंड ने देखते देखते अनूपपुर, शहडोल, मंडला, बालाघाट के जंगलों में डेरा जमा लिया है। वन विभाग के जो सब बिल्कुल नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे स्ट्रक्चर को हाथियों के मैनेजमेंट और हाथियों को संभालने के और कंजर्वेशन करने की जो रीति है उसके बारे में ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। जो अलग अलग राज्यों में एलिफेंट्स हैं, हमारे यहाँ बहुत राज्यों में, केरल में है, अरुणाचल में है, आसाम में है,
उत्तर प्रदेश में है, तो वहाँ के एक्सपर्ट्स और जो लोग पिछले कई वर्षों से हाथियों के ऊपर काम कर रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पर साथ में बुलाकर हम कुछ नई चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं। हमारे नुकसान ना हो, वन्य प्राणी की भी नुकसान ना हो और गांव वालों की फसल और जनहानि का भी नुकसान हो, इसके बारे में गहन चिंतन होगा। यहाँ की जो समस्या है, जंगली हाथियों से जो स्थानीय निवासियों को जो समस्या हो रही है, उससे एक्सपर्ट्स को हम लोगों ने अवगत कराया है और इसके बाद क्षेत्र का भ्रमण करेंगे। क्षेत्र में भी कुछ हमारे ग्रामीण हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे और एक्चुअल समस्या का आकलन करेंगे। मरवाई में 42 हाथियों का दल चिंता का सबब बना हुआ है। लोग हाथियों की फोटो लेने की, वीडियो और बनाने के चक्कर में जान जोखिम में डालने की कोशिश कर रहे हैं। एक हफ्ते से 42 हाथियों का यह दल मरवाई रेंज की सीमा में मौजूद है। बीती रात को हाथियों के इस दल ने रुमगा गांव में कुछ किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया और कोरबा जिले के पसान रेंज की ओर जाकर भी वापस लौट आया। हाथी बंशीताल के कंपार्टमेंट नंबर 2005 में ही सागौन प्लांटेशन में डेरा डाले हुए हैं। और बालोद जिले के घने जंगलों के बीच स्थित ग्राम बदमार में इन दिनों मांझी सरकार के वर्दीधारी सिपाहियों की भीड़ लगी हुई है। ये वर्दीधारी सिपाही एक दो नहीं बल्कि हजारों की तादाद में बदमार पहुंचते हैं। हर साल 5 दिसंबर को देश के विभिन्न हिस्सों से मांझी सरकार के सिपाही अपने सरकार के संस्थापक हीरा सिंह देव और कंगला मांझी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पहुंचते हैं। अपने संस्थापक की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ ही मांझी धाम में 3 दिवसीय आयोजन की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ चप्पे चप्पे पर खाकी वर्दी के सिपाही नजर आ रहे हैं। मांझी धाम में पूजा अर्चना की जा रही है। वर्दीधारी सिपाहियों को मांझी के बताए गए मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।